स्टूडेंट्स, वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर। और आज हम कुछ बहुत ही डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। पिछले काफ़ी वीडियोस में जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आज उससे काफ़ी डिफरेंट पढ़ाऊँगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनना अच्छे से। पिछले वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड एंड ग्राफिकल मेथड्स। मतलब मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी प्रकार के मेथड्स बता दिए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल्स, उसका हम आज सीखेंगे सिस्टम। सिस्टम का मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके अंदर कितने सिस्टम्स होते हैं, समझते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, x आता है, फिर y आता है, फिर इक्वल टू लिखते हैं, फिर कांस्टेंट लिखते हैं। और x के आगे यहाँ पर जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x। पहली इक्वेशन में क्या बोलते हैं, a1, और दूसरी इक्वेशन में क्या बोलते हैं, a2। तो x के आगे वाला a1 फर्स्ट इक्वेशन में और x के आगे वाला a2 सेकेंड इक्वेशन में। y के आगे जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं b1 फर्स्ट इक्वेशन में, और नीचे वाली में क्या बोलते हैं हम, b2। और इक्वल टू के बाद जो पहला कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, c1, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, c2। अंडरस्टूड। तो x के आगे का कोएफिशिएंट क्या होता है, a, ऊपर a1 नीचे a2, ऊपर b1 नीचे b2 y का कोएफिशिएंट, और जो इक्वल टू के बाद कांस्टेंट होता है वो c1 और c2 होता है। अब आपको कुछ रूल है यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर मेथड्स नहीं सिखा रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ मेथड्स नहीं सिखा रहे। थोड़ा सा अपने आप लोग माइंड को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। हम लोग मेथड्स नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो भी लीनियर इक्वेशन का। अब सुनना अच्छे से। अगर a1 अपॉन a2, ये चीज़ क्या होती है, a1, और ये क्या होती है, a2। फर्स्ट इक्वेशन में x के आगे a1, सेकेंड इक्वेशन में x के आगे a2। तो a1 ऊपर रखेंगे और a2 डिवाइड में रखेंगे नीचे। ऊपर a1 नीचे a2, और y का कोएफिशिएंट क्या होता है, ऊपर b1 होता है और नीचे वाली इक्वेशन में क्या होता है, b2। तो यहाँ पर आप b1 रखेंगे, यहाँ पे आप b2 रखेंगे। आप यहाँ पर a1 रखेंगे, सपोज a1 3 है, और आप यहाँ पर a2 रखेंगे, सपोज a2 6 है। तो ये हो गया 3/6। काटेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो कितना आएगा, 1/2। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और ये b1 है, मान के चलो b1 है 10 और b2 है 30, और 10 और 30 को काटेंगे तो कितना आएगा, 10 1 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30, कितना आएगा, 1/3। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर a1 ऊपर a2 नीचे, b1 ऊपर b2 नीचे, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, इन दोनों का, इस फ्रैक्शन का रेशियो और इस फ्रैक्शन का रेशियो, a1 अपॉन a2, ये एक फ्रैक्शन है, इसको जब कट करेंगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा, मतलब रेशियो बन जाएगा। और ये b1 और b2 है, ये भी फ्रैक्शन है, इसको जब कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक रेशियो बन जाएगा। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का आंसर अगर नॉट इक्वल आता है, क्या आता है, नॉट इक्वल, मतलब इसका आंसर कुछ और आए और इसका आंसर कुछ और आए, दोनों का आंसर सेम नहीं आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉट इक्वल टू आना चाहिए। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का अगर आंसर क्या आता है, नॉट इक्वल, तो हम बोलते हैं कि हमारा ये जो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन, इन दोनों को मिला के सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम जो है यूनिक सोल्यूशन देगा। क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यूनिक निकलेगा, मतलब इस क्वेश्चन का एक ही आंसर निकलेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन से, तो उसका एक ही आंसर आएगा, एक x आएगा और एक y आएगा, मतलब आंसर आएगा, कन्फर्म है। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y = 12। तो इसमें x के आगे कौन लिखा है, 3। ये क्या बन गया, a1। तो इसको इस a1 की जगह पे लिख रहा हूँ मैं 3। फिर यहाँ पे लिखा है y के आगे कितना लिखा है, 2। इसको मैं क्या लिखूंगा, b1 की जगह पे। यहाँ पर x के नीचे x के कोएफिशिएंट में क्या लिखा है, 5, और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट में क्या लिखा है, 12। अब मैं इनको सॉल्व करूँगा। क्या 3 और 5 कट रहा है,
3 और 5 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3 और 5 को आप 3/5 लिखो। और 2 और 12 कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये कट के कितना आ रहा है 1/6। तो क्या 3/5 और 1/6 इक्वल है? ये 1/6 है, 3/5, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। तो ये A1/A2 का आंसर, ये B1/B2 का आंसर, दोनों आंसर इक्वल नहीं आ रहे हैं। जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आते हैं तो इसके बाद आगे जो ये C1 और C2 है इसको चेक नहीं करते। C1 और C2 पर हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि A1/A2 और B1/B2 यही नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट कदम, नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना C1 C2 का, वो अभी परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर ये इक्वल आता तो हम आगे बढ़ते, बट पहले ही नॉट इक्वल आ गया तो आगे हम चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर से बताता हूँ, x का कोएफिशिएंट A1 और नीचे A2, y का कोएफिशिएंट B1 और नीचे B2। आप A1 ऊपर रखोगे, A2 नीचे रखोगे, B1 ऊपर रखोगे, B2 नीचे रखोगे, इन दोनों को आपस में कट करोगे, इन दोनों को आपस में कट करोगे, इनका आंसर क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल। अगर इनका आंसर क्या आता है? नॉट इक्वल, तो इसका मतलब है देन इट इज़ कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन, या क्या बोलेंगे? ओनली वन सोल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है एक, इसलिए इसको वन सोल्यूशन भी बोलते हैं। और इसको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों? मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास ग्राफ शीट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर A1/A2 और B1/B2 क्या आएगा? नॉट इक्वल। क्या आएगा? नॉट इक्वल। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन आपस में एक ही बार टकराएगी। मान लो ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन, ये दोनों आपस में कितनी बार टकराएगी? एक ही बार टकराएगी। फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन आपस में कितनी बार टकराएगी? एक ही बार टकराएगी, इसलिए इसको बोलेंगे ओनली वन सोल्यूशन। क्योंकि लाइन कितनी बार टकराती है? एक बार। लाइन कितनी बार टकराएगी? एक बार। तो क्या बोलेंगे? ओनली वन सोल्यूशन, या फिर यूनिक सोल्यूशन, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि लाइन बेटा इंटरसेक्ट कर रही है। और जब लाइन टकराती है तो उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो याद रखिएगा, A1/A2 और B1/B2 अगर नॉट इक्वल आए, नॉट इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, नॉट इक्वल आए, तो बोलेंगे यूनिक है, यानी एक ही बार टकराएगी, वन सोल्यूशन। लाइन टकराएगी मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। और फिर क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट। ये हमारा फर्स्ट रूल था। अगर A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल है तब। रूल नंबर 2, सेकेंड रूल है A1/A2 और B1/B2 इक्वल आए, मगर B1/B2 और C1/C2 ये दोनों नॉट इक्वल आए। एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास x का कोएफिशिएंट कितना है? 3, यहाँ रखेंगे A1 की जगह पे। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है? 15, उसको यहाँ रखेंगे A2 की जगह पे। y का कोएफिशिएंट है 4, यहाँ रखेंगे B1 की जगह पे। y का कोएफिशिएंट 20, यहाँ रखेंगे कांस्टेंट 10, और ये कांस्टेंट कितना है? 20। अंडरस्टूड? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 3 और 15 कट रहा है, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो उसका आंसर 1/5। 4 और 20 कट रहा है, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो उसका आंसर भी 1/5। और 10 और 20 भी कट रहा है, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, दैट इज़ 1/2। तो ये दोनों आंसर तो सेम आ रहे हैं, मगर ये दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे हैं। पहला जो रेशियो है 1/5 और दूसरा जो रेशियो है 1/5, ये दोनों रेशियोज़ क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। बट ये रेशियो सेम नहीं आ रहा है, ये दोनों इक्वल है मगर ये डिफरेंट है। इसका मतलब ऐसे रूल को बोलते हैं नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सोल्यूशन, मतलब आंसर नहीं आएगा। या फिर क्या बोल सकते हैं? ज़ीरो सोल्यूशन। ज़ीरो मतलब आंसर आएगा ही नहीं। और क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइंस, मतलब ग्राफ बनाओगे तो लाइन नहीं टकराएगी, और जब लाइन नहीं टकराएगी तो क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। मतलब ये जो सिस्टम था ये इनकंसिस्टेंट था। अच्छे से समझाता हूँ। जिस क्वेश्चन में A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ जाएं, लेकिन C1/C2 क्या आ जाए? अलग आ जाए। आप समझे बात को? A1/A2 का आंसर और B1/B2 का आंसर क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, मतलब बराबर आ जाए। लेकिन C1/C2 का आंसर जैसे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, वैसे C1/C2 इक्वल नहीं है, कुछ और आए। जैसे
A1/A2 और B1/B2 1/5 आ रहा है, लेकिन C1/C2 क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इनसे अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, मतलब सेम नहीं आ रहा है। मतलब पहले दो इक्वल आए लेकिन लास्ट के दो क्या है, नॉट इक्वल। तो उस क्वेश्चन को बोलते हैं नो सोल्यूशन। यानी कि आप अगर कभी उस पर ग्राफ बनाओगे तो मान लो फर्स्ट लाइन ऐसे बनेगी, तो सेकंड लाइन उसके पैरेलल बनेगी, उसको कट ही नहीं करेगी, उसको टच ही नहीं करेगी। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। तो क्या लिखते हैं इसको, नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि बेटा जब दो लाइनें ग्राफ पे जब टकराती हैं तो आंसर देती हैं। ये दो लाइनें ग्राफ पे टकरा ही नहीं रही हैं, ये दोनों लाइनें ग्राफ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए बोलते हैं पैरेलल लाइन से। तो आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि जब लाइन टकराती है ना ग्राफ पे, तभी आंसर प्रोड्यूस होता है। दो लाइनें जब ग्राफ पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ही आंसर आता है। जब लाइनें क्रॉस ही नहीं करेंगी तो आंसर कहाँ से आएगा, नॉट पॉसिबल। इसलिए पैरेलल लाइन वाले केस में क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन, यानी ज़ीरो सोल्यूशन। और लाइन टकराती तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। लाइन नहीं टकरा रही है इसलिए बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ये रूल नंबर 2 था, पहले दो इक्वल, आखिरी वाला नॉट इक्वल। और फर्स्ट रूल क्या था, उसमें पहला A1/A2 और दूसरा B1/B2 वही नॉट इक्वल था, तो उसमें C1/C2 हमने किया ही नहीं था। रूल नंबर 3, ये थर्ड रूल है। इसमें क्या होता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 सभी इक्वल आते हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2 ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल। चेक करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। A1 3, A2 9, B1 4, B2 12, C1 और C2 10 और 30। चेक कीजिए, 3 और 9 काटिए, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, 4 1 ज़ा, 4 3 ज़ा, 10 1 ज़ा, 10 3 ज़ा। देखो तीनों का रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 सभी इक्वल आए, सभी इक्वल आए, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इसका मतलब है एक से ज़्यादा आंसर आएंगे। यूनिक सोल्यूशन में एक ही आंसर आता है, नो सोल्यूशन में तो आंसर आता ही नहीं है, और इसमें आंसर एक से ज़्यादा आएंगे। हो सकता है 2 आंसर आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, तो अनगिनत आंसर भी आ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, या ये बोल लीजिए मोर देन वन सोल्यूशन, एक से ऊपर ही सोल्यूशन आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन का जब आप ग्राफ बनाते हो जिसमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 सारे के सारे क्या आते हैं, इक्वल, ऐसे क्वेश्चन में जब आप ग्राफ बनाओगे, मान लो आपने ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी, या आपने फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी, और जब आप सेकेंड लाइन बनाओगे तो सेकेंड लाइन भी फर्स्ट लाइन के ऊपर ही बनेगी, मतलब फर्स्ट लाइन को बिल्कुल टच करते हुए बनेगी। और जब एक के ऊपर एक दो लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं, फिट बनती हैं, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंटल लाइंस। इसीलिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का दूसरा नाम है कोइंसिडेंटल लाइंस। क्या, कोइंसिडेंटल लाइंस। अब बताओ, लाइन 1 के ऊपर ही लाइन 2 बनी है, तो दोनों लाइनें एक के ऊपर एक बनी है, तो टकरा रही हैं कि नहीं टकरा रही हैं, बिल्कुल टकरा रही हैं। कितनी बार टकरा रही हैं, बहुत बार। यहाँ टकरा रही हैं, इधर, यहाँ पे, इतने सारे पॉइंटों पे टकरा रही हैं। तो ये पॉइंट कितने हैं, अनगिनत। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और लाइन टकरा रही है, दैट्स वाई कंसिस्टेंट। तो इस पूरे में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ एक बार शॉर्ट में। अगर A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल आ गया तो लाइन एक बार टकराएगी, मतलब यूनिक, और टकराएगी इसलिए कंसिस्टेंट। और इन केस A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ गया लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं आया, तो मतलब लाइन नहीं टकराएगी, पैरेलल बनेगी, लाइन नहीं टकराएगी, इसलिए नो सोल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट। और अगर लाइन एक के ऊपर एक बनेगी, पहले फर्स्ट लाइन उसी के ऊपर बिल्कुल जस्ट चिपक के सेकंड लाइन अगर बनेगी, तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यानी कोइंसिडेंटल लाइंस। लाइन एक के ऊपर एक बन रही है इसलिए कोइंसिडेंटल, और बहुत सारे आंसर आएंगे, 1 2 3 4, जितने लाइन जितनी बार टकराएगी उतनी बार आंसर देती है। लाइन एक बार टकराए तो एक आंसर, लाइन ना टकराए तो नो आंसर, लाइन लगातार टकरा रही है तो अनगिनत आंसर। तो इस प्रकार से बेटा हमारे टोटल ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। 3 टाइप के सोल्यूशन सिस्टम्स होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मैं अगले वीडियोस में इन तीनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। ये थ्योरी थी, इसको आपको दिमाग में रखना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, उसमें क्वेश्चन कराऊंगा तो ये फॉर्मूले सारे उसमें यूज़ होंगे। ओके।